Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 1 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. We are going to divide this unit into two parts. As you are aware, their link you will get in the description section, so kindly check the description section. In first part we are going to complete this pink highlighted portion and in second part we are going to complete this green highlighted portion. So आज की यूनिट जो है दैट इज फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. क्या कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का नेचर होता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से इसमें पूरा प्रोसेस चलता है, कौन कौन से प्रैक्टिशनर्स होते हैं, क्या काम करते हैं प्रैक्टिशनर्स, क्या वैल्यूज होती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं. सो आज का जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसमें हम ये पिंक हाईलाइटेड पोर्शन दैट मीन्स नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये पोर्शन कवर करने वाले हैं. सो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, रीजन बीइंग, और ये कब स्टार्ट हुआ. ये एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड 1940s में स्टार्ट हो गया था और जिन्होंने स्टार्ट किया था वो बिहेवियरल साइंटिस्ट से. जैसे कि आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ही हम इम्प्रूव करते हैं एज पर दी चेंजेस जो आगे आता जा रहा है. नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ और सिस्टम ही पूरा मार्केट का चेंज हो रहा है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. लेकिन उसको समझने के लिए हमें बिहेवियरल साइंटिस्ट या बिहेवियरल साइंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में. एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से लेके उनकी हैबिट से लेके सब कुछ चेंज होता है. सो दैट इज़ वाई बिहेवियरल साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा रोल है. और यूएस एंड ब्रिटेन के जो बिहेवियरल साइंटिस्ट थे उन्होंने 1940s में इसको एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड इवॉल्व किया. जब इसको बिहेवियरल साइंटिस्ट्स ने इस चीज़ को पढ़ा तो उन्होंने प्रॉब्लम्स किस तरह से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की. नाउ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करें, सो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का नेचर होता है. तो फर्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज एन ऑनगोइंग इंटरैक्टिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब इसमें 3 टर्म्स आए हैं. पहला इज ऑनगोइंग, सेकेंड इज इंटरैक्टिव, थर्ड इज कंटिन्यूअस. सो इनके सेपरेट पैराग्राफ में इन्होंने समझाया है कि कैसे हम इसको ऑनगोइंग कहते हैं. ऑनगोइंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये वन गो में सोल्यूशन नहीं आएगा. मतलब अगर हमने कुछ डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया है तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा. आपको टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, स्विच करना है, तो एकदम से नहीं होगा. पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, हमें गैप देखने पड़ेंगे, कहाँ गैप्स है, एंड देन प्लानिंग के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा, प्रोक्योर करने पड़ेंगे रिसोर्सेज कि है कि नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज उस पर वर्क करते हैं. तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये वन शॉट नहीं है. सो ये इफेक्टिव तभी होता है जब हम सीरीज में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फंड्स भी लगेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा तो नहीं एक बार में लगाएगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करेगा. दैट इज वाई इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और पूरा जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज़ चेंज होती है, प्रोसेस तो चेंज होता है, साथ में कल्चर भी चेंज हो जाता है, तो बहुत सारे साल भी लग सकते हैं इसमें. नाउ सेकंड था इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. इंटरैक्टिव क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि अगेन सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होगा. इसमें हमें फ्लो देखना पड़ेगा कि कैसे टाइम के साथ हम गोल को अचीव कर पाएंगे, कि किस तरह से हमें आगे मूव ऑन करना है. और सारे इवेंट्स जितने भी होंगे वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे. मतलब एक सपोज आपको टेक्नोलॉजिकल चेंज करना है तो टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करने होंगे. इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद आप फर्दर ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो ये सारे कनेक्टेड है. आप ट्रेनिंग पहले नहीं कर सकते, आपको पहले इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे तभी ट्रेनिंग आप दे पाएंगे, राइट. तो ये सारी चीज़ें, इवेंट्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरेक्शन तो होगा फिर. सो इसमें भी इंटरवेंशंस जो होंगे वो क्लाइंट सिस्टम के साथ भी होंगे. उनके रेस्पॉन्सेस कैसे हैं इंटरवेंशन के बाद वो भी हमें देखना पड़ेगा. क्लाइंट इन द सेंस जो उस सर्विसेज को ले रहे हैं वो लोग. एंड देन ये जो मूवमेंट होगा वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ. ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, लोगों में स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी. एंड देन कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, जैसे कि नाम हमने ऑनगोइंग तो बोला ही है, वही सेम कंटिन्यूस भी है.
सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज जो हम डेवलप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अभी प्रेजेंट हमने जब डेवलपमेंट शुरू किया तब कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर फर्दर फ्यूचर में भी आ सकती हैं, तो उस सबको फोरसाइटेडनेस होनी पड़ेगी. सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, जो चलता रहेगा, एक के बाद एक हमें कुछ कुछ चीजें मिलती जाएंगी और हम करते जाएंगे. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड बिहेवियरल साइंस. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को हम अप्लाइड बिहेवियरल साइंस और बिहेवियरल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है तो उसमें बहुत सारे साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. साइंटिफिक एंड प्रैक्टिस वाले प्रिंसिपल्स बिहेवियरल साइंस से आ रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी से आ रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से आ रहे हैं, सोशियोलॉजी से आ रहे हैं, साइकियाट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से हम लोग पूरा डाटा और इंफॉर्मेशन लेते हैं, समझते हैं और ये अप्लाई करते हैं कहाँ कहाँ पे, जो पूरा सिस्टम में एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, ऑनगोइंग सिस्टम किस तरह से चल रहा है. एंड देन ये सारी नॉलेज प्रैक्टिस में तो हम ले ही रहे हैं, साथ में स्किल्स में भी, स्किल कैसे डेवलप करें. तो सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें, इन ये सारे सब्जेक्ट्स का काम है जब हम पूरे ऑल ओवर सिस्टम को चेंज करते हैं. कहीं पे हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है, कहीं पे हमें एम्प्लॉयज के ऊपर वर्क करना पड़ता है. सो दैट इज वाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइड बिहेवियरल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज नॉर्मेटिव एजुकेटिव चेंज. जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं. जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अभी तक अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था उससे बेटर करने की कोशिश करते हैं. सो ये डिफरेंट स्टाइल्स में किया जा सकता है और कल्चर में तो हम चेंज लाते ही हैं, साथ में प्रोसेसेस में भी चेंज लाते हैं. यानी सिस्टम पूरा जितना मशीनरी है, सारा जितना भी टेक्नोलॉजी लग रही है वो तो चेंज हो ही रहा है, साथ में जो लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं उनके वर्किंग स्टाइल में भी हम चेंज लाते हैं. सो इससे लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी खुद की डिजायर होती है, क्योंकि उनके ऊपर इस चीज का असर पड़ता है. जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज चेंज कर रहे हैं सो ऑब्वियसली उनके ऊपर इस चीज का असर पड़ेगा अगर उनकी भी स्किल्स डेवलप नहीं हुई. सो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बात की गई हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज में यूज करते हैं. पहला है एम्पिरिकल रैशनल स्ट्रेटेजी, सेकेंड है नॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी एंड थर्ड है पावर कोर्सिव स्ट्रेटेजी. इनमें से नॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी जो बीच की स्ट्रेटेजी है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी गई है और ये कुछ एजम्पशंस पे वर्क करती है. इसके एजम्पशंस क्या है कि जो जितना भी बिहेवियरल और हम प्रोसेस में चेंज लाते हैं ये कैसे आता है, हम जब री एजुकेट करते हैं, हम जितने नॉर्म्स पहले से चल रहे थे उन्हीं में ही एक्स्ट्रा नॉर्म्स को हम ऐड करते हैं. इसमें क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीजों को. पहले जो सिस्टम चल रहा था वो वैसे ही रहने दे रहे हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं, हम उसमें एड ऑन्स कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं. तो नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन में जब भी चेंजेस आएगा तो हम देखेंगे उसमें हम एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्किल्स और उनके सिग्निफिकेंट जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें हम चेंज लाते हैं. और सिर्फ इनमें ही नहीं, हम बाकी भी जो एक्शंस एंड प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर भी चेंज लाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल रैशनल्स, इन सब के ऊपर भी हम चेंज लाते हैं. सो नॉर्मेटिव में ओवरऑल चेंजेस आते हैं एंड स्पेसिफिकली एडिशंस होता है. इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे विकिपीडिया सिस्टम अगर ऑर्गेनाइजेशन में डाल रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज को री एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे कंप्यूटर में के नॉर्म्स हैं, कैसे उसमें अभी तक वो किस तरह से कंप्यूटर्स के बारे में सोच रहे थे, उसकी एप्लीकेशन के बारे में, और अब कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं. एम्प्लॉयज को इसके बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विदाउट मेकिंग देम फियरफुल कि उनका जॉब ना चला जाए. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द इनकॉर्पोरेटिंग अ सिस्टम्स अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशंस. दिस इज द 4th पॉइंट कि हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका फाउंडेशन क्या होता है. सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये एक सिस्टम्स अप्रोच को फॉलो करता है. सिस्टम का क्या मतलब होता है, या तो सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप कंसीडर कर सकते हैं या उसके जो सब डिपार्टमेंट है वो. सपोज हम एक स्कूल को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं तो स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, एग्जाम डिपार्टमेंट होता है. तो एक जो डिपार्टमेंट है वो सब सिस्टम माना जाएगा. सो या तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन या सब सिस्टम को जब पे वर्क करते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं. सिस्टम्स अप्रोच के अंदर आता है ये. सो अगर हमें किसी फोकस करना है किसी सिस्टम की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सो उसके रिलेशनशिप जो बाकी सब सिस्टम के साथ है यानी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ है उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा. यानी
सिर्फ एक सिस्टम पे वर्क करने से नहीं चलेगा, उसके सारे इंटरेक्शंस जो एनवायरनमेंट के साथ हो रहे हैं, सब सिस्टम के साथ हो रहे हैं, उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। ब्लेक एंड मॉर्टन ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में यही बोला था कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सिस्टम का, जिसमें सिर्फ एक पार्ट का नहीं होता, और इसमें प्रोग्रेस जो होती है वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। सो ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का वो यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल को हम उसमें ट्रेन करें। हर एक इंडिविजुअल अगर वो ट्रेन होता है तो वो फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कॉर्पोरेट में अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो वो ओवरऑल अचीवमेंट सबके हिस्से में आती है। सो ऑब्जेक्टिव हम तभी रीच आउट कर सकते हैं जब कॉर्पोरेशन जो होता है वो एक कल्चर क्रिएट करे जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रिजेक्ट किया जाए और नई चीज़ें अप्लाई की जाए या लर्न की जाए। Now, fifth point is organizational development is based on an action research model of planned changed, यानी डाटा बेस्ड मॉडल ऑफ प्लान्ड चेंज्ड। यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली जब हम डाटा बेस्ड का मतलब यही है कि हम डाटा के ऊपर वर्क करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आगे प्रोसेसिंग चेंज करनी है, कैसे फंक्शनिंग चेंज करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो ह्यूमन और सोशल प्रोसेसेस का डाटा होता है, रादर कोई वैसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जैसे टेक्निकल, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एरियाज, इनके ऊपर हम नहीं करते। हम किन के ऊपर कर रहे हैं? ह्यूमन एंड सोशल प्रोसेसेस के ऊपर कर रहे हैं, यानी वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या स्टेटस है। सो जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेटिंग में हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो यूज होता है जो पर्सनल ने डाटा कलेक्ट किया है, जिस भी एम्प्लॉय ने डाटा कलेक्ट किया है वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज करेगा, रादर वो टॉप मैनेजमेंट को भेजने के लिए। तो जब अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर वर्क भी करेगा, देखेगा कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन में और कैसे फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं एंड आगे भी फर्दर कैसे एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। सो जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो हमें डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस में डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के मोटिवेशन में, एम्प्लॉयज के परसेप्शन कैसे हैं, उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं। तो जब हमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड परसेप्शन के बारे में पता चल जाता है, डिफरेंसेस पता चल जाते हैं डाटा की हेल्प से, सो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सिस्टम में ये फंक्शनैलिटी एंड डिसफंक्शनैलिटी को हम चेक करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अथॉरिटी स्टाइल अगर चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटी स्टाइल मतलब टॉप मैनेजमेंट है, सो वो प्रॉब्लम कितना सॉल्व कर पा रही है, अथॉरिटी स्टाइल से क्या हमारी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्व हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो कहाँ पे डिसफंक्शन दिखाई दे रहा है उसको हम चेक करते हैं। सो जो स्ट्रॉन्ग डाटा होता है, स्ट्रॉन्ग डाटा कहाँ से आएगा? जब हम साइंटिफिकली उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसकी जो इंफॉर्मेशन आएगी स्ट्रॉन्ग डाटा की, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उन एम्पिरिकल फैक्ट से कि किन चीज़ों पे हमें वर्क करना है। ये जो भी डाटा आया है वो इन बेसिस पे बिल्कुल कलेक्ट नहीं होना चाहिए। किन बेसिस पे? पावर, पोजीशन, ट्रेडिशन, परसुएशन, प्रेसिडेंस, इसके बेसिस पे अगर आपने डाटा कलेक्ट किया तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कैसे की जाए। सो इसीलिए साइंटिफिक बेस्ड ही डाटा कलेक्ट करना चाहिए। सो डाटा का जो भी आउटकम आता है उससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, मतलब एम्प्लॉयज जो हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है एंड कैसे उन प्रॉब्लम्स के आंसर हम सॉल्व करें, और वो डाटा से ही हमें आंसर भी मिल जाते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। Sixth is organizational development goes as an experience-based learning mode that emphasizes goal settings and objectives. That means ये जो process है organizational development का, ये experience पे based है। हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी लोग organization में काम कर रहे हैं वो अपने खुद के experiences से सीखें और अपनी स्किल को डेवलपमेंट करें। तो पर्सनल्स जो होते हैं वो डिसीजंस जो भी लेंगे वो डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस को इवेलुएट करके लेंगे, क्या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में सीखा है, और फ्यूचर के डिसीजंस भी उनके खुद के एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करेगा। अगर इंसान ने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना सीखा है और ये भी देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे वो प्रोडक्टिव बिहेवियर है, वो ये भी सीखेगा कि फिर उसको कैसे ठीक करना है, उस पे क्या काम करना होगा सो दैट ये चीज रिपीट ना हो। सो फोकस हमारा यही होता है कि इंडिविजुअली रियल बिहेवियर को देखे
अपना ग्रुप में भी और इंडिविजुअली भी, और उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है रियल लाइफ में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, और उसका सोल्यूशन किस तरह से निकला उसको फिर वो जनरलाइज करे। जनरलाइज मतलब बाकी इन सिचुएशंस में भी अप्लाई करे। सो एक तरह से जो पर्सन है वो किसी भी एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होता है, सो वो उस एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसको आइडिया लगता है कि इस एक्टिविटी को करने से उसने क्या सीखा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ा, उसने सीखा, एंड देन वो वही सेम चीज को आगे फर्दर सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई करेगा। सो दैट इज व्हाई हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। आप करते हो, आप सीखते हो, एंड देन उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इंटैक्ट वर्क टीम्स एज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है, सो इंडिविजुअल के बजाय, सिंगल पर्सन के बजाय हमें टीम के ऊपर फोकस करना होगा। सो एज अ टीम जब ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, पूरी टीम एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होती है, और ये अप्रोच एक सिस्टम्स अप्रोच के अंडर आता है। दैट इज़ द रीज़न ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाने की। इम्प्रूवमेंट किन किन चीज़ों में, उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम समझेंगे। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज एजुकेशनल स्ट्रेटेजी। हम इसको एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसे एक प्लान्ड चेंज के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम यूटिलाइज करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज ला सके। इससे बेटर इम्प्लीमेंटेशन एश्योर होता है, एरर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स कम आता है, जो पॉजिटिव आउटकम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम ये भी देखते हैं कि जो रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है इसी को ही फोकस में लाया जाता है, तभी हम ये डायग्नोस कर पाते हैं कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ये ट्रेनिंग मेथड्स, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड्स और एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, इन दोनों पे ज़्यादा जोर देता है। सो ये इंश्योर करता है कि जो बिहेवियर एम्प्लॉयज़ का है और जो उनमें स्किल्स है वो हर एक लेवल पे हर एक एम्प्लॉय सीखे। हायरार्कियल लेवल जैसे कि टॉप मैनेजमेंट अपने लेवल की स्किल्स एंड बिहेवियर लर्न करे, उसके नीचे वाला मैनेजमेंट अपने लेवल की चीज़ें लर्न करे। सो इस तरह से ये इंश्योरिंग होती है दो मेथड से, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रेनिंग। सो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। जनरली एक्सटर्नल होते हैं, रीजन बीइंग देयर आर सेवरल रीजंस क्यों हमें बाहर वाले कंसल्टेंट रखने चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि पहली चीज उनको ज्यादा परसेप्शन होता है प्रॉब्लम्स का, उनको आइडिया होता है क्योंकि वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको आइडिया होता है कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। देन क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में है वो बता सकते हैं। उनके खुद के परसेप्शंस जो होते हैं वो बायस्ड नहीं होते क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी चीज को पार्शियली नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी का भी एम्प्लॉय है जिसको हम ये काम दे रहे हैं, उसके साथ और फर्दर हम इश्यूज भी देखेंगे। अगर हमने सपोज एम्प्लॉय को बोल दिया तुम चेंज एजेंट की तरह काम करो, तुम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट की तरह काम करो, तो अब क्या हो गया, वो अपनी एक्टिविटी तो कर रहा है वर्क प्लेस पे, लेकिन वो ओवरबर्डन्ड हो गया क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम आपने पकड़ा दिया। अब वो डुअल रोल कैसे प्ले करे, एंड देन उसके खुद के बायसेस भी आएंगे। दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट इज अ बेटर चॉइस। और हाँ, ये किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जो है और जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है यानी एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों को अगर ये कोलैबोरेट होके काम करें तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम कर सकते हैं, जॉइंटली गोल को डिटरमाइन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड देन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस का। सो इसमें एम्प्लॉयज जो होंगे वो भी अपने आप को इन्वॉल्व फील करेंगे, उनको भी लगेगा, पार्टिसिपेशन की फीलिंग आएगी।
Now third characteristic is organizational development practitioners. So organizational development practitioners जो होते हैं वो humanist होते हैं और एक social and altruistic philosophy को carry करते हैं organization के अंदर. अब ये humanistic approach क्या कहती है? Humanistic approach ये कहती है कि हर एक individual unique है और उसमें वो पोटेंशियल होती है जिससे वो ग्रो कर सकता है. हर एक इंडिविजुअल यूनिक है एंड उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है और पोटेंशियल भी होती है. ऐसा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है. सो ये वाले थॉट प्रोसेस को प्रैक्टिशनर कैरी करता है. कौन सा प्रैक्टिशनर? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर. उसका जो एम होता है वो ये होता है कि जब भी हम इनमें एम्प्लॉयज में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डाल दें और सोशल एंड अल्ट्रिस्टिक फिलॉसफी डाल दें तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बेटर तरीके से हो पाएगा. उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. वो ज़्यादा अच्छे से लीडरशिप को कंसीडर करने लगेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेटर होने लगेगा. और इससे अगर बेटर हुआ तो क्या होगा? ज़्यादा स्कोप होगा एम्प्लॉयज़ का जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने का. अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो उनकी पोटेंशियल्स जो हैं वो निकल के बाहर आएंगी. उनमें जॉब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. दे विल बी मोर सेटिस्फाइड. सो अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड दिखाई देंगे एम्प्लॉयज़. सो इसीलिए हर ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ में डालना बहुत ज़रूरी है. क्या चीज़ें? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अल्ट्रुइज्म एंड सोशल फिलोसफी. सो ये जो जितना भी हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की कोशिश करते हैं ये 3 to 5 years में आ पाता है डेवलपमेंट. एंड ये एक एलैबोरेट प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमें यूज करना होता है. और एक सिग्निफिकेंट जो कंपोनेंट है इसका वो है प्रॉब्लम को डायग्नोस करना. नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फोकस ऑन इमीडिएट और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स. सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बेसिकली जब हम करते हैं तो इसमें हम उन प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो इमीडिएटली खड़ी हो गई हैं सामने आके या फिर एग्जिस्ट कर रही हैं. हम फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते हैं. सो हमारा मेन इंश्योर हम यही करते हैं मेनली इसमें कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डील करना है और इंश्योर करना है कि ये प्रॉब्लम जो है ये फ्यूचर में ना आए. अभी तो हमने रिजॉल्व की लेकिन आगे भी ना आए. सो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज बेसिकली इस पे वर्क करती हैं कि हम एम्प्लॉयज़ का वैल्यू, एटीट्यूड और बिलीफ चेंज कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें. इस तरह से चेंज करें कि वो जो भी जॉब में चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनको हैंडल कर सके. एंड अगेन जब भी हम ये बिलीफ, वैल्यूज एंड एटीट्यूड को चेंज करने की बात करते हैं तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये. ऑफ कोर्स इसमें बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे चेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ जाते हैं. जिसमें जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी इंटेंशन यही रहेगी कि ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी को हम चेंज कर सकें, एटीट्यूड और स्किल जो लोगों के हैं वो उसको चेंज कर सकें. इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज का मेन फोकस ही ये होगा. अच्छा, अगर हमने ये वाली जितनी भी स्ट्रेटजीज यूज की हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल पहले तो ये समझने की कोशिश करता है कि रूट कॉज क्या है किसी प्रॉब्लम का और क्या इश्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में आ रही हैं. जब वो ये चीज़ें हैंडल कर लेता है, पता लगा लेता है कि रूट कॉज क्या है, तब वो ये भी इस पे भी वर्क करना शुरू करता है कि कैसे इफेक्टिवली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीव्स को हैंडल किया जाए सो दैट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को वो अपने से भी सॉल्व कर सकें और हम इनको डील कर सकें. Now fifth characteristic is organizational development is a dynamic process. Dynamic process मतलब जब हम बहुत सारे चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं. So इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे कि मनी, टाइम. ये लगता है क्योंकि ये एक लेंदी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा. ये एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है. इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. हमारा मेन जो फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का वो ये होता है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करें और प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करें कि ये फ्यूचर में हमें फिर से परेशान ना करे. जो इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं या जो हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट का गोल है वो उस पर हम फोकस करते हैं. देन इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन लगता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ का बट मैनेजमेंट लेवल पे भी हम चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन हो, उनका एनकरेजमेंट हो. सो मेजर चेंज जब आता है तो वो सारी चीज़ों में आता है. प्रोसेस में तो आता ही है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे भी आता है. सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी इन्वेस्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एक्शन बेस्ड. दिस इज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक. एक्शन बेस्ड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हम रिसर्च करते हैं. ये हम पूरे डाटा को कलेक्ट
कलेक्ट करते हैं सर्वे करके एंड देन इवेलुएट करते हैं सिचुएशन को। सो ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है और एक्शन तो करना हो रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें सर्वे करना पड़ रहा है एंड देन जो भी हमें डाटा मिल रहा है उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या इश्यूज हैं। सो डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें ये भी समझ में आता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जब डाटा को आप एनालाइज करोगे, इवेलुएट करोगे, सो आपको सुटेबल इंटरवेंशन के बारे में आइडिया लगेगा कि कहाँ पे गैप्स हैं, क्या इश्यूज हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो एक बारी जब हमने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी प्लान कर ली, सो वो एंश्योर करेगा कि प्रॉब्लम को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सके और पॉजिटिव आउटकम की तरफ हम ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा सके। नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ organizational development, that is organizational development works on open and adaptive system concepts. So organizational development में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो organization की डिज़ाइन है और जो मैनेजरियल परफॉर्मेंस है ये म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजर्स और लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिशनर इंटरेक्ट करे मैनेजर्स से ऑर्गेनाइजेशन के और उनका पूरा सपोर्ट ले, उनकी हेल्प ले, सो दैट हम जितने भी इंटरवेंशंस प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के उसको सही से इम्प्लीमेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 1 MPCE 033, दैट इज MAPC सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। दिस वीडियो वाज फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट के साथ एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल so that you will get the updated information. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.